दिस इज़ द जीनियस डिसऑर्डर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी, क्योंकि अगर मैंने शुरुआत में बता दिया फिर मज़ा नहीं आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय, दिस इज़ सौम्या शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो इससे इंटरेस्टिंग कोई और टॉपिक नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं एपिलेप्सी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सीजर्स और एपिलेप्सी सेम है? देखिए, मोटे तौर पर तो इसके जो सिम्टम्स हैं और अगर इसका मैकेनिज़्म लर्न किया जाए तो दोनों में सिमिलैरिटी काफ़ी है, पर दोनों क्या सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं हैं, दोनों काफ़ी अलग हैं। तो पहले जान लेते हैं सीजर्स क्या होता है। सीजर्स देखिए होता है, सीजर मतलब होता है दौरा, वहीं एपिलेप्सी का मतलब होता है कि मिर्गी का दौरा होना। तो सीजर आखिर है क्या? देखिए, ब्रेन में जब हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का इम्बैलेंस हो जाए, जो वायरिंग है ब्रेन में उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो हो जाता है सीजर। वैसे ही सिमिलर डेफिनेशन एपिलेप्सी का भी है, लेकिन फ़र्क इतना है, सीजर हमारा जो अगर हम 70 साल जीते हैं तो लाइफ में हमारी पूरे लाइफ टाइम में हमें सिर्फ एक बार हो सकता है, और काफ़ी गैप के बाद 10-15 साल या चलिए कम ले लीजिए, 5 साल बाद उसका दोबारा अटैक आ सकता है। ठीक है, वो सीजर हो गया। ठीक है, लेकिन एपिलेप्सी में क्या होता है कि सीजर अटैक तो आ रहा है, लेकिन वो 48 आवर्स में कई बार आ जाएगा। जैसे कि सपोज़ एक दिन में हमें 2 बार अटैक आ गया या 3 बार आ गया, तो हम उसको कंसिडर करेंगे ये एपिलेप्सी अटैक्स हैं, क्योंकि हमें 24 घंटे में कई बार आ गया। या 48 आवर्स अमूमन हम लेते हैं, अगर 48 आवर्स में भी 2 अटैक आ जाएं तो भी उसको कंसिडर एपिलेप्सी के फॉर्म में किया जाएगा। लेकिन सीजर ऐसे 48 आवर्स में नहीं आता। सीजर का एपिसोड सपोज़ 6 साल की उम्र में आया तो या तो फिर वो आपका ज़िंदगी भर आएगा ही नहीं, या फिर अगर रिलैप्स हो गया तो आएगा 6 साल बाद आ गया, 12 साल बाद आ गया, मतलब काफ़ी गैप के बाद आता है। कोई आवर्स या दिनों के हिसाब से नहीं आता। लेकिन एपिलेप्सी में होता है कि आपको अनप्रोवोक करेगा या प्रोवोक्ड सीजर्स आएंगे, वो डेज़ के या आवर्स के डिफरेंस में आएंगे, 2 दिन हम लेते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है सीजर और एपिलेप्सी में। और सीजर का मैं आपको बताऊं, सीजर का क्योर है हमारे पास। सीजर ट्रीटेबल भी हैं और क्योर भी हैं, लेकिन एपिलेप्सी देखिए ट्रीटेबल है अगर आप मेडिकेशंस पे रहिए, लेकिन इसकी मेडिकेशंस उम्र भर चलती हैं, तो इसका कोई क्योर नहीं आया है अभी तक। क्योंकि देखिए न्यूरोलॉजिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी रिसर्च मांगता है और काफ़ी फ़ंड चाहिए। और ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, वर्ल्ड वाइड मैं बात कर रही हूँ, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है इसका इलाज, इसकी मेडिकेशन, इस पर रिसर्च करना। और लोग काफ़ी स्टिग्मा भी जुड़ा हुआ है इस चीज़ से, लोग खुल के इस पर बात नहीं कर पाते, तो खुल के रिसर्च भी नहीं हो पाती और उतना फ़ंड भी इकट्ठा नहीं हो पाया है। और सब्जेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अभी तक तो इसका कोई क्योर नहीं मिला है। आशा करते हैं कि आगे जाकर कभी कोई परमानेंट क्योर मिल पाए। तो चलिए जान लेते हैं कि ये ऐसा आखिर होता क्यों है। देखिए, हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का काम है हमारे बॉडी में इम्पल्स यानी सिग्नल या मैसेज पास करना। हमारे ब्रेन में है बिलियंस, 100 ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो उसका टाइप होता है, 2 टाइप के होता है मेजरली न्यूरॉन्स। एक होता है एक्साइटेटरी और दूसरा होता है इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी नाम से ही आपको पता लग रहा है कि एक्साइट करता है। ठीक है, तो ये वाला न्यूरॉन है, ये वायरिंग में मदद करता है, ये जो है करंट पास करता है। और दूसरा है इनहिबिटरी, ये करंट को रोकता है, क्या बोलता है कि थम जा, स्टॉप, अभी आगे नहीं, अभी थोड़ा आराम करता है। तो ये दोनों तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। ये कैसे करता है, तो पहले डायग्राम भी बताऊंगी, लेकिन पहले नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में जान लेते हैं। सपोज़ ये 2 न्यूरॉन्स हैं, ये हैं एक्साइटेटरी न्यूरॉन। जब ये दोनों एक दूसरे से टच करेंगे
तो करंट पास होगा। लेकिन इसको ये जैसे ही करंट पास करेगा, फिर उसके एकदम बाद विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इनहिबिटरी न्यूरॉन आ जाएगा, जो कि अब बोलेगा कि तेरा मैसेज पास हो गया, अब तू थम जा, रिलैक्स कर। फिर दूसरा मैसेज पास करना होगा, तो ये एक्साइटेटरी न्यूरॉन वापस आ जाएगा। तो ये काफ़ी जल्दी जल्दी होता है। तो चलिए आप डायग्राम से समझते हैं। तो आप ये न्यूरॉन को देखिए, ये पूरा न्यूरॉन है, इसमें एक डेंड्राइट्स आ गया ऊपर, फिर बीच में ये एक्सॉन है, फिर एंड में आप एक्सॉन टर्मिनल देख रहे हैं। तो डेंड्राइट्स के जो आप देख रहे हैं, ये फिंगर्स निकली हुई हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या वायर्स बोल दीजिए। तो ये मैसेज रिसीव करती हैं दूसरे न्यूरॉन से, ठीक है। फिर ये मैसेज पास होता है एक्सॉन के थ्रू, और मैसेज अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो एक्सॉन टर्मिनल तक जाता है, फिर एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन को पास करता है। तो डेंड्राइट से मैसेज रिसीव हुआ, एक्सॉन तक गया, फिर टर्मिनल तक गया। अब एक्सॉन टर्मिनल को देखिए, उसमें भी वायर्स निकले हुए हैं। ये वायर्स हेयर्स से भी पतले होते हैं, ठीक है। ये दूसरे डेंड्राइट मतलब दूसरे न्यूरॉन से अटैच होगा, वायरिंग करंट पास होगा, फिर मैसेज हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके के न्यूरॉन की बात हो गई, ये एक्साइटेटरी न्यूरॉन की बात हो गई। अगर इनहिबिटरी आता है तो एक्सॉन टर्मिनल से दूसरा डेंड्राइट वो इनहिबिटरी वाला टकराएगा, तो मैसेज स्टॉप हो जाएगा। तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग है हमारे ब्रेन की, ये न्यूरॉन की फंक्शनिंग है कि एक न्यूरॉन तो हमसे काम कराएगा, मैसेज पास करेगा। ये सपोज हमें पेन उठाना है, जब तक हम डिसाइड नहीं कर पाते कि पेन के साथ क्या करना है, लिखना है कि फेंकना है कि क्या करना है, जब काम स्टेट में जाता है वो इनहिबिटरी न्यूरॉन आपसे करा रहा है। तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग है ऑफ ब्रेन। तो क्या होता है, कई बार ये नॉर्मल फंक्शनिंग में इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस कैसे हुआ, अगर सपोज लगा लीजिए इनहिबिटरी न्यूरॉन कुछ ज़्यादा ही काम हो गया, आज उसका मन ही नहीं है काम करने का, वो कह रहा है यार 1 मिनट दो, मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। तो उतनी देर में एक्साइटेटरी न्यूरॉन ही आगे बढ़ा जा रहा है, इनहिबिटरी आ ही नहीं रहा, क्योंकि वो रिलैक्स कर रहा है यार कि आज अभी मेरे को 1 मिनट दो यार, थोड़ा पानी पी कर आता हूँ। तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्साइटेटरी न्यूरॉन ही करंटी फ्लो पास करा जा रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी रिपीटेटिव मूवमेंट्स आ जाएंगी। सपोज आप कुछ लिख रहे हैं तो आप उसको लिखते ही रहेंगे रिपीटेड मूवमेंट में, तो आपको खुद फील होगा कि आप जर्क क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो एक्साइटेटरी न्यूरॉन बार बार करंट रेपिटेटिव वे में पास कर रहे हैं। इनहिबिटरी आ ही नहीं रहा बीच में, वो कह रहा है कि अभी रिलैक्स करता हूँ, फिर थोड़े सेकंड्स के बाद या फिर मिनट के बाद आएगा इनहिबिटरी, फिर आप नॉर्मल हो जाओगे। आप कुछ सोचोगे यार ये अभी क्या हुआ, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आपका न्यूरॉन जो है, जो बदमाश इनहिबिटरी न्यूरॉन है, वो सोने चला गया था, तो उसने आपको धोखा दे दिया 1 मिनट के लिए। तो ऐसा नहीं है कि 1 घंटे तक आप ऐसे ही करते रहोगे, सेकंड्स या मिनट का काम होता है। जब तक इनहिबिटरी कहता है कि अभी यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं थोड़ा पानी पी कर आता हूँ या रिलैक्स करता हूँ, मैक्सिमम 3 मिनट से या 5 मिनट तक ऐसा होता है। और उससे ऊपर टाइम पास हो जाए, अगर उससे भी लंबा हो जाए अगर टाइम, तो आपको एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, फिर ब्रेन डैमेज की भी समस्या हो सकती है, क्योंकि इनहिबिटरी आ ही नहीं रहा, आप सिर्फ करंट ही फ्लो किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे आप सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे, देखिए अलग अलग टाइप के हैं ये एपिलेप्सी और सीजर्स। तो लोगों को बहुत वहम है कि क्योंकि ये यार स्टीरियोटाइप बनाया है मूवीज़ के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू, या वैसे भी जनरल मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है लोगों को, कम पढ़ाई ज़्यादा करते नहीं हैं, क्योंकि दिमाग उनका नॉलेज गेन करने में ना, र्यूमर्स फैलाने में ज़्यादा चलता है, और लगता है कुछ ऐसा पता लगे कि बहुत अलग सा हो, थोड़ा घोस्टली प्रेजेंस हो, तो वो बात बताएंगे दूसरे बंदे को जाके। तो इसलिए ये एक तरह का स्टीरियोटाइप फैल गया है कि एपिलेप्सी में सारे लोगों को, जिन को एपिलेप्सी है उनका शरीर अकड़ जाता है, वो चक्कर खा के बेहोश हो जाते हैं, उनके मुंह से फ्रॉथिंग हो जाती है, वो एकदम ऐसे हिलने लग जाते हैं जैसे कि किसी की आत्मा उनमें घुस गई हो। तो एक तरीके का स्टीरियोटाइप बन गया है, ऐसा सबके साथ नहीं होता,
क्योंकि एपिलेप्सी और सीजर इसके बहुत सारे टाइप्स हैं और उनके टाइप्स के अकॉर्डिंग उनको सिम्टम आता है। सिम्टम्स की कैटेगराइजेशन उनकी टाइप ऑफ एपिलेप्सी पे डिपेंड करती है। तो सिम्टम्स बेसिकली क्या होता है? ट्विचिंग होना, जर्क्स आना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ अवेयरनेस, ब्लैंक स्टेयर्स या अनकंट्रोलेबल मूवमेंट, रेपिटेटिव मूवमेंट्स। तो इस तरीके के हैं सिम्टम्स। तो आइए आगे बात करते हैं टाइप्स की, आके कितना टाइप के होता है। देखिए मेनली तो ये 2 टाइप के होता है। एक होता है पार्शियल सीजर्स और दूसरा होता है जनरलाइज सीजर। पार्शियल या फिर फोकल भी बोलते हैं इसको। पार्शियल और फोकल सीजर जब हमारे ब्रेन के किसी हिस्से में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का इम्बैलेंस हो और ये लिमिटेड हो एक एरिया में, मतलब फोकस्ड हो, इसलिए इसको फोकल भी कहा गया है। लेकिन जनरलाइज में होता है कि आपका पूरा ब्रेन कवर है, ठीक है, पूरे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का इम्बैलेंस है। तो पार्शियल सीजर्स का भी सब टाइप है, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो पहला हो गया सिंपल पार्शियल। तो उसमें क्या होता है कि सिंपल पार्शियल में कि इंसान कॉन्शियस होता है, अवेयर होता है अपने सराउंडिंग से और उसको आ रहे हैं जर्क्स आ रही हैं या वो ट्विच कर रहा है, उसको स्ट्रेंज सेंसेशन फील हो रही है। अब क्या हो रहा है? सपोज़ वो लिख रहा है तो उसको एकदम से जर्क आ रही है, या सोते टाइम झटके पड़ रहे हैं सिर्फ पाँव पे हल्का सा, ऐसा बस, ठीक है। तो और स्ट्रेन सेंसेशन से मेरा क्या मतलब है कि अगर उसको सपोज़ ऐसा चल रहा है कि उसके ऊपर कोई चींटी चल रही है, उसको महसूस ऐसा हो रहा है लेकिन चल नहीं रही, और या बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, तो वो हो गया पार्शियल सीजर। देखिए दूसरा टाइप पे हम आते हैं, वो है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। तो उसमें क्या होगा कि इंसान जो है बेहोश हो जाएगा, लॉस ऑफ अवेयरनेस पे चला जाएगा। पहले उसको जर्क्स आएंगे या सपोज़ कोई सेंसेशन फील हो सकती है उसको स्ट्रेंज। जब उसको होश आएगा तो वो 15 मिनट तक कंफ्यूजन वाली स्टेट में ही रहेगा। उसको ना टाइम पता होगा, ना उसको ये याद रहा होगा कि वो क्यों इस काम के लिए निकला था, कहाँ जाना था उसको। तो ही विल बी इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड 15 एटलीस्ट 15 मिनट्स तक। तो वो हो गया कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। तो अब चलिए दूसरे मेजर टाइप पे हम जाते हैं, जनरलाइज्ड सीजर्स के ऊपर, जो कि पूरे ब्रेन को कवर करती है, ठीक है। तो इसका पहला सब टाइप हो गया एब्सेंट सीजर। ये जनरली बच्चों में पाया जाता है, यूजुअली बच्चों में ही होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा ब्लैंक स्टेयर से देख रहा है कुछ 30 सेकंड तक, ये मतलब मिनट तक तो नहीं जाता, 20 सेकंड 30 सेकंड का ही रहता है। या लिप स्मैकिंग कर रहा है बार बार ऐसे, तो उसमें ये एब्सेंट सीजर उसको कहते हैं। तो यूजुअली ये डायग्नोज भी नहीं होता, क्योंकि ये इतना कॉमन है कि हम जनरल भी कोई इंसान ब्लैंक स्टेयर के साथ देख सकता है। डायग्नोज करने में काफ़ी टाइम लगता है, जब तक बच्चा एडल्ट नहीं हो जाता। उसका एडल्ट में मोस्टली डायग्नोज होता है। तो बच्चा तो इतना, क्योंकि एक्टिव होता है, इतना होता है कि हम डायग्नोस नहीं कर पाते उसको अर्ली स्टेज पे। तो चलिए अब हम दूसरे सीजर की बात करते हैं, जो हो गई टोनिक सीजर। टोनिक सीजर में अब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि शरीर काफ़ी स्टिफ हो जाता है, आपके मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, आपकी हाथ पीछे को मुड़ने लग जाता है और पूरा इंसान बेंड हो जाता है पीछे, तो 180 डिग्री को बेंड हो जाता है। तो ये है टोनिक सीजर, मतलब शरीर अकड़ जाता है, इसमें इंसान पीछे की ओर फॉल करता है, उल्टा यू ऐसा कर्व बनाता है। तो वो हो गया टोनिक सीजर। तीसरा हो गया अटोनिक सीजर। तो उसमें क्या होता है कि इसको ड्रॉप अटैक भी बोलते हैं। तो ड्रॉप अटैक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें होता है कि नॉर्मल इंसान बात करते हुए या तो कुछ काम करते हुए उसका सिर ड्रॉप हो जाएगा, ऐसे एकदम से गर्दन उसके नीचे लटक जाएगी। ये भी कुछ सेकंड्स से लेकर मिनट तक का होता है, मिनट मतलब 1 मिनट तक, तो ज़्यादा देर तक के लिए होता नहीं है यूजुअली भी। वैसे भी सीजर्स मोस्टली मैक्सिमम रेंज उसकी 3 मिनट तक जाती है, उससे ज़्यादा बढ़ के नहीं जाती। तो उसमें क्या होगा कि आपका ड्रॉप अटैक कहीं पे भी हो सकता है। सपोज़ मैंने कोई ज्योमेट्री उठा लिया, अचानक से मेरा हाथ छूट गया, तो
मेरा ये हाथ तो हिल रहा है, ये वाला हाथ मेरा हिल रहा है, लेकिन जिससे मैंने ज्योमेट्री उठाया था वो ज्योमेट्री तो छूट गया हाथ से, और वो हाथ भी 30 से लेकर 1 मिनट तक नहीं वर्क कर पा रहा, और आपको अवेयर हो उस चीज़ से। तो वो हो गया अटोनिक सीजर। चौथा है क्लोनिक सीजर। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें रिदमिक वे में जर्क्स आता है, मतलब रिदमिक इंटरवल में जर्क्स आएगा। सपोज़ मैंने लिखा ABCD, ठीक है, तो हल्का सा जर्क आया, मतलब इसका टाइम लैप्स जो है काफ़ी इक्वल रेंज में होता है, काफ़ी रिदम में आते हैं इसके जर्क्स। या सपोज़ ट्विच हो रहा है, आपका लिप्स में ट्विचिंग हो रही है या आई ट्विचिंग हो रही है, तो काफ़ी रिदम में आएगी वो, कि अगर आपको 5 सेकंड के लिए पहली 5 सेकंड में आई है तो दूसरी भी 5 सेकंड बाद आएगी, फिर तीसरी 5 सेकंड में। तो ये भी कुछ 15 से 30 सेकंड के लिए होता है, ठीक है। अब 5वें पे आता है मायोक्लोनिक सीजर पे। मायोक्लोनिक में भी जर्क्स आता है और या फिर ट्विचिंग होती है, तो ये बॉडी में कहीं पे भी हो सकती है। इसमें डिफरेंस क्या है क्लोनिक और मायोक्लोनिक में? क्लोनिक में होता है कि हैंड्स और पाम्स तक लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन मायोक्लोनिक में होता है कि जर्क्स आपको शरीर के किसी भी अंग में आ सकता है। सपोज़ आपको एक पर्टिकुलर यहाँ की मसल में आ रहा है, आपको पैल्पिटेशन आपको फील हो रही है, ठीक है, या फिर आपको पाँव में आ रहा है, आप सपोज़ रिलैक्स कर रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं और झटके से एकदम आपने ऐसा आपको फील हुआ कि आपने झटका हुआ आपके पाँव पे, या आप कुछ लिख रहे हैं तो आपको झटका लगा, तो वो इतना रिदम में नहीं आता, उसमें भी एक या दो बारी झटका लगता है। चलिए बात करते हैं टोनिक क्लोनिक के बारे में। तो टोनिक क्लोनिक वही है, काफ़ी पॉपुलर है, जो स्टीरियोटिपिकल हमारा सीजर है, जो मूवीज़ ने स्टीरियोटाइप कर रखा है, और आप इन जनरल जिसकी बात होती है, जिसको देख के लोग घबरा जाते हैं, और काफ़ी इसको पॉपुलर कर रखा है। इसमें क्या होता है, बॉडी स्टिफ हो जाती है, इंसान बेहोश हो जाता है, जर्क्स आते हैं अनकंट्रोलेबल, कई बार ब्लैडर कंट्रोल में नहीं रहता और पेशेंट यूरिन पास कर देता है, या फ्रॉथिंग शुरू हो जाती है, झाग निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये यूजुअली 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक रहता है। अगर 3 मिनट की लिमिट पास हो जाए तो आपको एम्बुलेंस मत बुलानी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोस्ट पॉपुलर सीजर, जिसको हम ग्रैंड mal सीजर भी बोलते हैं, या टोनिक क्लोनिक सीजर। तो देखा आपने कितने सारे टाइप्स के सीजर हैं और सबके सिम्टम्स कितने अलग हैं। ड्यूरेशन भी यूजुअली कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक ही है। तो हमें इसको स्टीरियोटाइप नहीं करना, क्योंकि आपने देख लिया कि सारे कितने अलग अलग टाइप के हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, अगर किसी ने बोला मुझे सीजर है फिर एपिलेप्सी, आप पूछोगे कि कौन सी वाली है। अगर आपको ठीक है टाइप्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑलवेज आस्क फॉर द सिम्टम्स कि अच्छा तुझे कौन सा क्या सिम्टम आता है, क्योंकि आपको अपने ब्रेन में फीड नहीं कर लेनी मिसकंसेप्शन है एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप, ठीक है, कि इंसान को ये बेहोश हो जाता होगा, इसके मुंह से झाग निकलता होगा। तो ऐसा सबके साथ में होता है, अलग अलग टाइप की हैं। देखिए 8 टाइप की तो मैंने बताई दी, और भी अलग अलग टाइप की होती हैं, जिसको अभी हमने एक बॉक्स में लिमिट नहीं किया, क्योंकि इसकी रिसर्च होती रहती है। तो अगली बार आपको सिम्टम्स पूछना है उसके, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में, कि आखिर क्या कारण है। देखिए 2 कारण होते हैं, एक है एक्वायर्ड और दूसरा होता है जेनेटिक। एक्वायर्ड में क्या होगा, एक्वायर्ड में है कि सपोज आपको कोई ब्रेन इन्फेक्शन है, ब्रेन ट्रॉमा आया कभी, या ब्रेन स्ट्रोक आया, या कोई बर्थ डिफेक्ट था, या कोई इंजरी हुई ब्रेन को, कभी आप किसी एक्सीडेंट में हुए तो ब्रेन में इंजरी आ गई, तो ये एक्वायर्ड में की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और दूसरा होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक में होता है कि कोई जीन म्यूटेशन, या तो सिंगल जीन की म्यूटेशन हुई है, मल्टीपल जीन की म्यूटेशन। अब सेल म्यूटेशन क्या होता है, जीन म्यूटेशन, इसमें होता है कि जो आपका डीएनए सीक्वेंस है वो रेप्लिका बनाता रहता है, तो उसमें एक कोडिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। आप लगा लीजिए उसका सीक्रेट कोड्स हैं, सपोज है ABCD, तो वो रेप्लिकेट करेगा। तो अब बेचारे पे फोटोस्टेट की मशीन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको काम बहुत जल्दी करना है, और उसको दुकान पे तो जाना पड़ेगा फ़ोटोस्टेट के लिए। अभी दुकान उसके घर में नहीं खुली, तो बेचारा अपने हाथ से ही लिख रहे हैं, ठीक है। वो फ़ोटो कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन कॉपी वो कैसे कर रहे हैं, हाथ से लिख कर। तो उसने ABCD की जगह गलती से
वो कोड उसने या तो डिलीट कर दिया, एक कोड डिलीट कर दिया या ऐड कर दिया, रिपीट कर दिया, ठीक है। तो उसने ABCD की जगह क्या लिख दिया, सपोज़ उसने लिख दिया ABCD गायब कर दिया, या लिख दिया ABCA ऐड, वापस A ऐड कर दिया, या उसने लिखा ही नहीं ABC ही रहने दिया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम जीन म्यूटेशन। तो एक बच्चा पैदा हुआ है डाउन सिंड्रोम या फिर ड्रेवन सिंड्रोम के साथ, ठीक है, तो उसको एपिलेप्सी हो सकती है, सीजर अटैक आ सकता है। अब जान लेते हैं डायग्नोसिस इसका कैसे होगा। देखिए, डायग्नोसिस के लिए तो मैं बात बताती हूँ आपको कि ये सेल्फ डायग्नोजेबल तो है, ठीक है। अगर आपको जर्क्स आते रहते हैं या फिर ट्विचिंग होती है तो आप जाइए, आप डॉक्टर के पास जाइए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको सर्टेन टेस्ट लिखेगा। अब वो टेस्ट क्या लिखेगा, देखिए पहले तो आपकी वो सिम्टम्स पूछेगा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री भी ले सकता है वो। फिर यूजुअली टेस्ट जो होते हैं हमारे वो होता है EEG, ठीक है। और क्या हो सकता है, CT स्कैन या फिर MRI। तो CT स्कैन वैसे यूजुअली अब तो इतना नहीं कराते, MRI ही करा लेते हैं, क्योंकि MRI काफ़ी डिटेल वर्जन देता है। CT स्कैन भी देता है लेकिन वो एक तरीका का एक्सरे हो गया। MRI होता है कि वो काफ़ी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल देता है, काफ़ी डिटेल में, क्यों। और ब्रेन तो है भी हमारा काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, तो वो हम MRI के थ्रू कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जा सकते हैं हम। क्योंकि कई बार होता है कि EEG में हमारा कोई कुछ नहीं आता ऐसा ब्रेन एक्टिविटी, नॉर्मल हमारा ग्राफ आता है, हमारा ग्राफ काफ़ी नॉर्मल आता है। तो हम फिर अगर पेशेंट को ऐसा कुछ है और हमें डाउट है तो हम उसको MRI के लिए भेज देते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। तो ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी, सबसे पहले तो मेडिकेशंस ही हैं, ठीक है। एंटी कन्वल्सेंट्स या एंटी एपिलेप्टिक आपको मेडिकेशन लिखेगा न्यूरोलॉजिस्ट। दूसरा क्या होगा, और वो लेती रहनी है, ठीक है। एपिलेप्सी है तो आपको लो डोज पे तो आपको रखेगा ही वो ज़िंदगी भर। अगर आपको लगता है कि आपके काफ़ी कंट्रोल हो गए हैं और सीजर उतना आता नहीं है तो आपकी दवाई तो चलती रहेगी, लेकिन आप लो डोज पे तो रहोगे। दूसरा क्या होगा, कीटोजेनिक डाइट। तो ये क्या होता है कीटोजेनिक डाइट, इसमें क्या होता है कि आप फैट हाई मात्रा में लेते हैं, प्रोटीन एडिक्वेट लेवल पे लेते हैं, और सबसे कम आपको अपने कार्ब्स लेने होता है। तो आपका लो कार्ब डाइट है, तो उसको हम बोलते हैं कीटोजेनिक डाइट। नर्व वेगस सिमुलेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, नर्व वेगस सिमुलेशन में वैसे यूजुअली तो नहीं देते इसको, पर आई डोंट नो, मे बी वेस्ट में प्रैक्टिस करते हैं इसका, क्योंकि उतना ऐसा कोई सीजर कंट्रोल तो करता नहीं है। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा सीजर आता है तो उनका लिमिट कर देता है, ठीक है, उनका ड्यूरेशन लिमिट कर देता है। तो उसको क्या होता है, एक जनरेटर लगाते हैं चेस्ट पे, लेफ़्ट साइड ऑफ चेस्ट एक जनरेटर लगाएंगे, चिप जैसा होता है, ठीक है। और हमारी एक वेगस नर्व होती है नेक पे, ठीक है, जो हमारे ब्रेन तक जाती है, जो हमारा सिग्नल ब्रेन तक भेजेगा। तो वो इनहिबिट करता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर होता है, वो वैसे हम उससे हम ये नर्व स्टिमुलेशन कराते हैं, ठीक है। सर्जरी कब कराते हैं, मोस्टली सर्जरी होती है पार्शियल सीजर्स वाले पेशेंट्स के लिए, कि दिमाग का कोई हिस्सा में डैमेज है, ठीक है, तो हम उस पार्ट को निकाल देते हैं। अब वो पार्ट को कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन वही पार्ट निकलेगा अगर न्यूरो सर्जन को लगेगा कि ये यार ज़रूरत नहीं है इसकी और इसको हम निकाल सकते हैं, तो उन केसेस में सर्जरी पॉसिबल है, ठीक है। यूजुअली हर केस में सर्जरी नहीं हो सकती जिसमें लगता है कि इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ हमारा अगर कोई किसी पार्ट में प्रॉब्लम है, वो स्पीच या लैंग्वेज को फंक्शन करते हैं, तो हम उस पार्ट को कैसे निकाल दें, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो उसको हम मेडिकेशन से ही ट्रीट करेंगे, तो उस पार्ट की सर्जरी नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं मिथ और स्टिग्मा के बारे में। मिथ्स और स्टिग्मा तो हैंड टू हैंड जाते हैं एपिलेप्सी और सीजर्स के साथ, क्योंकि कोई बात ही नहीं करना चाहता इस बारे में। इतना स्टिग्मा है
इतना स्टिग्मा है और इतना कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रखा है, कर दिया है पेशेंट्स के अंदर, इसको लेके कोई खुल के बात भी नहीं करता। अगर किसी को इतना सीवियर सीजर है भी नहीं, सब नॉर्मल जर्क्स आते हैं, वो भी ये नहीं बताते कि उनको एपिलेप्सी है, क्योंकि इतना स्टिग्माटाइज्ड है स्पेशली हमारी कंट्री में। तो पहला क्या मिथ है, ये मदर टू बेबी में पास होता है। तो ऐसा बिल्कुल इसमें कोई ट्रुथ नहीं है कि मदर से बेबी को पास हो रहे हैं। इनफैक्ट 1% से भी लेस केसेस देखे गए हैं कि मम्मी से बच्चे को होगा, क्योंकि मोस्टली ये देखिए इसका कॉज इडियोपैथिक भी अननोन है कि क्यों हो रहा है, और बच्चे का जेनेटिक्स पे बेस्ड है, ठीक है। पेशेंट को ना रीस्ट्रेन कर देता है, उसका हाथ पाँव पकड़ लेता है, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करना। उसका जर्क्स आ रहा है, उसको आने दो, वो नॉर्मल है। और ऐसा भी मिथ है कि लाइट्स, डिस्को लाइट्स में नहीं जा सकता पेशेंट, ठीक है। वो देखिए बहुत कम ट्रिगर करता है डिस्को लाइट्स, या फिर रिमोट से बार बार चैनल बदल रहे हैं, या फिर फ़ोन स्क्रीन पर रह रहे हैं। वो उन पेशेंट्स का होता है जो फ़ोटो सेंसिटिव टू लाइट है। वो एक फ़ोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी भी होती है, वो यूजुअली कनेक्टेड होती है टोनिक क्लोनिक सीजर से। उनको ही है ये फ़ोटो सेंसिटिव वाला एपिलेप्सी, उसी के सिम्टम में डाल दिया ये। तो उनके लिए है ये कि उनको रिस्ट्रिक्ट करनी है अपनी वॉच टाइम ऑन स्क्रीन, या फिर डिस्को में ना जाएं, जा रहे हैं तो अपना देखें हिसाब किताब। और क्या है कि ये फैलता है। अब फैलता कैसे, कंटेजियस कैसे है, क्योंकि लोगों को लगता है इसके पास जाएंगे तो हमारे अंदर भी भूत आ जाएगा, क्योंकि इतने अभी भी बहुत गंवार लोग हैं हमारे कंट्री में और वर्ल्ड वाइड कि वो बेचारे पेशेंट को डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, ट्रीटमेंट के लिए नहीं ले जाते, वो उसको लेकर जाते हैं तांत्रिक के पास कि चलो उसको तांत्रिक के पास लेके चलते हैं। और गाइड भी उनको ऐसा किया जाता है कि जाओ तांत्रिक के पास लेकर जा, क्योंकि जो आपका पड़ोसी है उसको तो मज़ा ही आ रहा है ना, इंटरेस्ट आ रहा है, उसको बातें बनाने को मिल रही हैं कि इसमें चलो भूत प्रेत हैं। तो अभी उसमें अगर आप ट्रीट नहीं कराओगे तो बेचारा पेशेंट के साथ क्या होगा, उसका डैमेज बढ़ जाएगा यार। उसके अंदर भूत हो ना हो, मरने के बाद उसके पास आपका भूत ज़रूर आएगा कि बेटा तूने तो ट्रीटमेंट कराई नहीं मेरी, अब मैं तुझे बताता हूँ। तो हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। कोई भूत प्रेत के तांत्रिक के पास हमें ले जाना नहीं है, हमें कोई तांत्रिक के पास नहीं ले जाना। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के जो अटेंडीज़ होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, वो इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं सुन के कि इसको उम्र भर दवाई खानी है, तो वो कहते हैं कि नहीं इसका कुछ इलाज कराते हैं, कुछ ऐसा किसी पंडित पे ले जाते हैं या मस्जिद पे ले जाते हैं, किसी मौलाना पे ले जाते हैं, फिर वही गोइंग बैक टू लूप किसी तांत्रिक पे ही लेकर जाते हैं कि वो उसको उपाय वगैरह बताता है। आपका पैसे वेस्ट हो रहे हैं, आप ये सब करना बंद करो। इतना नॉर्मल सा चीज़ है, कितनी सारी बीमारियां हैं कि उसका क्योर भी नहीं पता, ठीक है। बेशक इसका क्योर नहीं है, एटलीस्ट आपको ट्रीटमेंट तो मिल रही है, मेडिकेशन तो मिल रही है। कितनी सारी बीमारियाँ हैं कि उसमें मेडिकेशन तक नहीं है कि पूरा 100% चांस है कि वो उसका कुछ इलाज नहीं है, इसमें पेशेंट आगे जाके इसको इतना टाइम पीरियड है उसके पास ज़िंदा रहने का, फिर उसको डेथ कंफर्म है। एटलीस्ट आपको ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए दूसरे अपना, अगर किसी आपका कोई नोन है, आप उसको समझाएं कि इसमें चलो इलाज तो मिल रहा है। आप ऐसी बातें करके ना, एक नॉर्मल पेशेंट में, एक नॉर्मल जो एपिलेप्सी का पेशेंट है उसमें कॉम्प्लेक्स भर रहे हैं, तो वही बात आ जाती है घूम फिर कर कि इंटेलिजेंस IQ वाली। फिर लोगों को लगता है इसका IQ कम है, इंटेलिजेंस कम है, क्योंकि वो उसमें सेल्फ कॉम्प्लेक्सेस इतने भर दिए जाते हैं बचपन से कि अगर सपोज बच्चे को बचपन में स्कूल में आ गया तो वो अपने पेरेंट को जाके घर में बताता है, तो उसको बोलेंगे नहीं उससे दूर रहो, हैं उसके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं है उसके बारे में। तो उस बच्चे को इतना मार दिया जाता है अंदर से, उसका कॉन्फिडेंस इतना ख़त्म कर दिया जाता है कि इसको पढ़ाई से और नॉर्मल फंक्शनिंग से लाइफ की डे टू डे उसको इतना सोशली उसको ऑकवर्ड किया जाता है कि वो अपना बिहेवियर खुल के अप्रोच ही नहीं कर पाता लोगों को, ठीक है। तो ऐसा, और इंटेलिजेंस को ये बीमारी कोई टारगेट नहीं करती आपके, जैसे हम लाइफ जी रहे हैं, जैसे आप लोग लाइफ जी रहे हैं नॉर्मल। एक एपिलेप्सी पेशेंट अगर अपने ट्रीटमेंट पर रहेगा, सिर्फ उसको दवाई खानी है सुबह शाम, वो एकदम बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जीता है, उसके IQ या इंटेलिजेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक है। और अगर मैं इंटेलिजेंस और आईक्यू के बारे में बात करूं तो ये आप वीडियो का पोर्शन ज़रूर भेज देना। अभी आपको मैं बताती हूँ कौन कौन ये फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो सफ़र करती हैं, और इसको जीनियस डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख लीजिए। सबसे पहले देखूं आइंस्टाइन है। अब आइंस्टाइन के बारे में मैं क्या ही बोलूं। आईक्यू की कमी मुझे तो नहीं लगता आइंस्टाइन में थी, या फिर न्यूटन में थी, या एरिस्टोटल में थी। इनफैक्ट आप देखिए, देश और दुनिया के सबसे पॉपुलर ये 4 पेंटर्स हैं। आज तक इनके जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। लियोनार्डो दा विंची, मिशेलेंगेलो, एडवर्ड मंक, वैन गॉग, ये इनमें कोई आईक्यू की कमी है। ये इनफैक्ट ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड, या इनका आईक्यू क्या यूजुअल से ज़्यादा है। तो आपने जो स्लाइड्स देखी हैं अभी, आप खुद ही बताइए, आपको कहीं से भी लगता है कि इनकी आईक्यू या इंटेलिजेंस पे इम्पैक्ट पड़ा होगा? मुझे तो लगता है कि इंटेलिजेंस पे बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ा होगा। हम जैसे नॉर्मल लोगों से तो ज़्यादा ही हैं भाई। तो अगर एपिलेप्सी है, या फिर आपके बच्चे को है, या फिर आपके दोस्त को है, और वो डिप्रेशन या फिर कॉम्प्लेक्सेस में है, तो आप इसको ये वीडियो भेजिए। और मैं टाइम स्टैम्प ज़रूर लगाती हूँ अपने हर वीडियो में। उसको बोलिए यार तू ये वाला पार्ट ज़रूर देख, तो वो उसका मूड अपलिफ्ट होगा और उसको पता लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। और जो इंटेलिजेंस की बात करते हैं वो उन पेशेंट्स को होता है जिनको डाउन सिंड्रोम या फिर ड्रेवन सिंड्रोम है, या फिर उनका कॉन्फिडेंस मार दिया जाता है। ठीक है, वो आपको एक नॉर्मल बच्चे में भी दिखेगा कि जिसको सपोज मैथमेटिक्स नहीं आता, अगर आपने उस बच्चे को पीटना शुरू कर दिया मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ाते हुए, तो वो मैथ्स से ही डर जाएगा। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। आप उसमें डर पैदा कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रहे हो, तो उसका एपिलेप्सी से कोई लेना देना नहीं है। एक जैसा नॉर्मल इंसान अपने जीवन जी रहा है, जीवन की दिनचर्या में रह रहा है, चला रहा है, वैसे ही एक एपिलेप्टिक पेशेंट भी वैसे ही जीता है। इसको जीनियस डिसऑर्डर के नाम दिया गया है। सोक्रेट्स तक ने अपनी किताब में लिखा है कि द ग्रेट एपिलेप्टिक्स। तो देखिए इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर इसको नॉलेज के साथ देखा जाए तो। लेकिन हमने इतना स्टीरियोटाइप और इतना स्टिग्मेटाइज कर रखा है इसको कि कोई किसी को मालूम ही नहीं है यार इसके बारे में, क्योंकि बात ही नहीं होती। बात करते हैं हाउ यू कैन इंडिविजुअली हेल्प दीज पेशेंट्स। आप कैसे मदद कर सकते हैं इन पेशेंट्स की। तो अगर आपके सामने किसी इंसान को ये अटैक आता है तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन लूजन हिज टाई और शर्ट का बटन। ठीक है, आप उसके टाई लूज़ कर सकते हो, बटन खोल सकते हो। सपोज़ वो कुछ खा रहा था या पी रहा था, या उसको फ्रॉथिंग शुरू हो गई, तो आप उसको टिल्ट कर सकते हो टू वन साइड, या उसकी सिर्फ गर्दन ही आप एक तरफ कर सकते हो कि जिससे वो एस्पिरेट ना करे या चोक ना हो। ऑलवेज टाइम द सीजर। अगर किसी को सीजर आ रहा है, आप उसका टाइम कर सकते हो कि कितने सेकंड टू कितने मिनट तक का आया ये सीजर। और कर सकते हो आप डोंट पुट एनीथिंग इन देयर माउथ। कई लोग चम्मच या हैंकी कुछ रख देते हैं, तो चम्मच से क्या होगा, आप उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, बेचारे के दांत और तुड़वा दोगे आप। ऐसा इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कोई अपनी टंग स्वेलो कर ले, कोई अपने ज़बान ही स्वेलो कर ले। ऐसा होता ही नहीं है, ये मिथ है और ये कुछ स्टूपिड बेवकूफ़ लोगों ने फैला रखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। तो आप इसको उसके मुंह में कुछ नहीं डालना। और अगर ये 5 मिनट से ऊपर चल जा रहा है सीजर, तो आप प्लीज़ एम्बुलेंस बुलाइए। और क्या कर सकते हैं, इफ़ यू आर लुकिंग एट समथिंग कि इससे चोट लगी जा सकती है इस पेशेंट को, तो चेयर और भीड़ है उसको दूर कीजिए, उसको थोड़ा सांस है उसको उनको हटाइए। और आप सामान हटा सकते हैं जिससे वो अपने आप को और चोट ना पहुंचाए। चेयर हो गई या कोई लोहे का सामान रखा है आजू बाजू, ठीक है, वो आप उसको हेल्प कर सकते हो ऐसे पेशेंट को। और जब वो होश में आए तो आप उसको पूछ सकते हो कि तुझे कोई मदद की ज़रूरत है, आपको कोई मदद की ज़रूरत है। आप उसको लिफ्ट दे सकते हो या एम्बुलेंस या हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हो। और यूजुअली क्या होता है कि लोग क्या कर रहे होते हैं, किसी को सीजर आ रहा होता है तो लोग भीड़ जमा करके अब तो फ़ोन भी ऑन करने लग गए हैं कि फ़िल्म करते हैं चलो इंसान को।
तो शेम ऑन यू अगर आप ऐसा कर रहे हैं। किसी की अगर आप मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी को अपने फ्यू लाइक्स की वजह से उसका तमाशा मत बनाइए। देखिए कितना स्टिग्मा फैला रखा है लोगों ने एक ऐसी नॉर्मल सिंपल सी बीमारी को। खैर उतनी सिंपल भी नहीं है, बिकॉज दीज पीपल हु आर हैविंग अटैक्स रेगुलरली या फिर जिनका मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा, जिनकी सीवियर हालत है, तो ऑब्वियसली उनका रूटीन लाइफ इम्पैक्ट हो रहा है। और कई बार क्या होता है कि मेडिकेशन का डोसेज को सेट होने में टाइम लगता है, तो जब तक आपका सेट नहीं हो रहा तब तक प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। और इन लोगों का देखिए ख्याल रखिए, क्योंकि दे आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन एंड एनजाइटी, क्योंकि उनकी दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि दे विल पुल देम अप इन डिप्रेशन और एनजाइटी। तो आपको कुछ नहीं करना, लाइफ में डिसिप्लिन लाना है। आपको स्लीप पूरी लेनी है, 7 से 8 घंटे सोना ज़रूर है, स्ट्रेस कम लेना है। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाएंगे और अगर आपकी डोज फिक्स हो गई एक बारी, तो फिर आप तो रूटीन लाइफ जी सकते हैं। और मैं कहूँगी कि एजुकेट कीजिए लोगों को और शर्माइए मत। इतना इंटेलिजेंट लोगों ने देखिए क्या क्या डिस्कवरीज़ करी हैं, इन्वेंशन की है, उन सबको होती है। वो लोग पूरा इतनी बड़ी ज़िंदगी जी है, छोटी ज़िंदगी तो उन लोगों ने नहीं जी। तो आप क्यों इतना कॉम्प्लेक्सेस में रह रहे हैं? और जाइए इसको एजुकेट कीजिए लोगों को। किसी को है आप उसको, तो आप उसको ये वीडियो भेजिए, वो आपके थैंकफुल रहेगा पूरी ज़िंदगी कि यार ये तो बड़े इज़्ज़तदार लोगों की बीमारी है। और so this was all about my video. Till then, see you soon.